ठीक है। फेज डायग्राम निकालते वक्त हमें एक चीज पता है, एज दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सबके अक्रॉस का करंट सेम रहता है, सबके अक्रॉस का करंट सेम रहेगा, और इसलिए हमने पहले करंट ले लिया, और फिर हमें इन तीनों में से एक चीज पता है कि कैपेसिटर में रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। सो ये हमारे सर्किट का करंट होगा I, विच विल बी सेम थ्रू ऑल R, C एंड L, और करंट एंड वोल्टेज ये रेजिस्टेंस में फेज में रहते हैं, इसलिए हमने VR को यहां पर लिखा है। इसका मैग्नीट्यूड ये भी हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड रहने वाला है VRM, which is maximum value of current into R। इंडक्टर, अब इंडक्टर का हमें पता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है, सो वोल्टेज लीड करेगा, और इंडक्टर का वोल्टेज इस प्रकार से करंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो दिस विल बी VL, और हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू विल बी इसका प्रोजेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड will be VM VLM, which is IM into XL। और सिमिलरली हमें कैपेसिटर का पता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, पोटेंशियल लैग करेगा। और यहाँ पर हम VCM की मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं, IM into XC। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सर ये VL एंड VC ये तो 180 डिग्री अपोजिट है, और फेजर्स को हम वेक्टर जैसा ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि देखो ये इस प्रकार से बन जाएगा, VC माइनस VL, और ये अगर R है तो यहाँ पर रिजल्टेंट भी निकाल जाएगा, एंड दैट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू, और ये रिजल्टेंट हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी रिजल्टेंट V। अब आपको ये भी पता है दिस इज एंगल ओमेगा टी एंड दिस इज एंगल फाई, V और I के बीच का एंगल फाई रहेगा, इसलिए I की हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी थी IM sin ओमेगा टी प्लस फाई, बिकॉज I ने जो एंगल बनाया होगा दैट विल बी ओमेगा टी प्लस फाई, V ने जो एंगल बताया है वो सिर्फ ओमेगा टी है। ठीक है, और फिर हमने ये डायग्राम ड्रॉ की थी कि देखो भैया दिस इज V, ये फाई 90 डिग्री का एंगल फाई है, दिस इज 90 डिग्री का एंगल, दिस इज X, VC माइनस VL, ये R है, और ये रिजल्टेंट V है। ठीक है, तो फिर हमने कहा था कि देखो ये सभी वैल्यूज VR ये रहेगी IM इंटू R, VC इज IM इंटू XC, VL इज IM इंटू XL। सो IM अगर यहाँ से कॉमन निकलता है
तो ये बन जाता है फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल विच कैन बी गिवन एज दिस इज Z, दिस इज XC माइनस XL, और ये हो जाएगा R, और फिर हमने लिखा था tan phi इक्वल टू is VC माइनस VL अपॉन VR, या tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R, और Z ये इम्पीडेंस आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट XC माइनस XL का स्क्वेयर। सही है, Z को कहा जाएगा इम्पीडेंस। इसका यूनिट भी ओम यही रहने वाला है। ठीक है, सो ये फेजर डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया था। क्लियर? अब हमने कहा था कि इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन हमें समझना है। ये तो हो गया फेजर डायग्राम के थ्रू। इसके दो लिमिटेशंस है, क्या क्या? सो फेजर डायग्राम कहाँ से शुरू होती है ये हमें पता नहीं चलता। फेजर डायग्राम ये कहाँ से शुरू होती है पता नहीं चलता। आप कहीं से भी एक इनिशियल पॉइंट पकड़ के फेजर डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। दूसरा, ये जो कंडीशन है ना, ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन है। जब सब एस्टेब्लिश हो गया, इनिशियल ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में ये फेजर डायग्राम कुछ नहीं बताती है। ठीक है, तो देखो इसकी जो लिमिटेशंस है, फर्स्ट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इनिशियल कंडीशन कैन बी derived or concluded phasor diagram। दूसरा, the solution obtained from phasor diagram is steady state solution this is not a general solution जो किसी भी टाइम के लिए अप्लीकेबल होगा। Information of transient state is not available here। ठीक है, इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? So that's why there is need of analytical solution। इसलिए सर फिर फेजर डायग्राम कुछ काम की नहीं, क्या नहीं, एक बार ट्रांजिएंट स्टेट चली गई, स्टेडी स्टेट आ गई, तो फिर फेजर डायग्राम बहुत काम की है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आता क्या हमने कहा है कि हमारा सोर्स है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर
और ये इंडक्टर है। तो हमें पता है सर्किट का नेट वोल्टेज अगर V है तो दिस V विल बी इन तीनों के अक्रॉस के वोल्टेज के एडिशन। सो दिस इज L di by dt प्लस R into I प्लस Q by C इक्वल टू 0। कहाँ से लिखा हमने? किरचॉफ्स लॉ से। सॉरी, 0 नहीं, इक्वल टू V। ठीक है, सभी वोल्टेज की एडिशन 0 आएगी। सो सप्लाई वोल्टेज प्लस R प्लस C प्लस L, ये सब और V, इनकी एडिशन 0 आएगी। सो ये तीन जो है, इन तीनों के एडिशन शुड बी इक्वल टू V। ये सप्लाई है, ये कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, सो V की वैल्यू क्या है पर यहाँ पर? V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। किसी भी इंस्टेंट की वैल्यू अगर अपने को निकालनी होगी तो बिल्कुल सही है। अब अभी यहाँ पर देखो, क्या हम I को dq by dt लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो यहाँ से di by dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d2q by dt स्क्वेयर। सो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा L d2q by dt स्क्वेयर प्लस R इंटू dq by dt प्लस 1 by c इंटू q इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब दिस इज सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर 2 है और यहाँ पर डेरिवेटिव्स है। और ऐसा इक्वेशन हमने इसके पहले देखा है। कहाँ पर देखा था? डैम्प ऑसिलेशंस में। ठीक है, ऑसिलेशन के चैप्टर में आखिरी वाला जो पार्ट है डैम्प ऑसिलेशन, वहां पर हमने इस प्रकार का इक्वेशन देखा है। और इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं फिर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन will be Q equal to Qm sin of ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अगर ऐसा है तो dq by dt will be Qm cos ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा। ठीक है, एंड d2q by dt square will be Qm cos का डेरिवेटिव माइनस आएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये ओमेगा वैसे ही बाहर है, इसके साथ का ओमेगा और आ जाएगा, दिस विल बी ओमेगा स्क्वेयर। सो दैट इज माइनस क्यू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दैट इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर इंटू क्यू। याद आया? ये वैल्यूज अगर हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा रिलेशन बन जाता है इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं
तो हमारा रिलेशन आ जाएगा डी टी क्यू बाई डी टी स्क्वायर को आप पुट कर सकते हो, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी को आप पुट कर सकते हो। तो ये अगर पुट करते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा क्यू एम इंटू ओमेगा ब्रैकेट के अंदर आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्सी माइनस एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, राइट हैंड साइड रहेगी वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज किया है हमने, ये एक्सी एक्सएल ये कहाँ से आए, तो हमें पता है एक्सी इज 1/ओमेगा सी एंड एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, अब इसे हम z दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाएगा क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू जेड ब्रैकेट के अंदर रहेगा आर बाय जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अब हम कहते हैं लेट आर बाय जेड इक्वल टू फाई कॉस फाई, सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, एंड एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड इक्वल टू साइन फाई। इसका मतलब क्या, तो एक ट्रायंगल कंसीडर करो, जहां पर हाइपोटेनियस जेड है, ये फाई है, अपोजिट साइड एक्सी माइनस एक्सएल आएगी, एडजेसेंट साइड आर रहने वाली है। तो देखो cos फाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन फाई अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखो ये बन जाएगा क्यू एम ओमेगा इंटू जेड कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये बनता है कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस पाई इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा, दोनों साइड को अगर कंपेयर करते हैं तो पीएम की वैल्यू आ जाएगी क्यू एम ओमेगा इंटू जेड, ठीक है, एंड आई आई एम, इसको अगर क्यू एम इंटू ओमेगा पुट करते हैं तो हमारे वीएम का रिलेशन बन जाता है
आई एम इंटू जेड, ठीक है, एंड थीटा माइनस फाइ इक्वल टू माइनस फाइ बाई टू, देयरफॉर थीटा इक्वल टू फाइ माइनस फाइ बाई टू और माइनस फाइ बाई टू प्लस फाइ। अगर ये सब कंसिडर करते हैं तो हमारा आई का इक्वेशन बन जाता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा क्यू एम इंटू ओमेगा आई एम। सो आई बनने वाला है आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी तो वैसे ही है, थीटा की वैल्यू फाइ माइनस पाई बाई टू, ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। अगर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर तो हियर वी कैन राइट आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, दैट इज आई एम इक्वल टू वी एम, जेड की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वेयर, ठीक है, और फिर tan फाइ इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। क्या यही चीजें हमारे हमारे पास इसके पहले भी आई थी क्या? हाँ सर, यही तो हमने इसके पहले लिखा था फेजर डायग्राम के थ्रू, बस वही पार्ट अभी फिर से लिखा है, सिर्फ अभी एनालिटिकल सॉल्यूशन यूज किया है। एनालिटिकल सॉल्यूशन मतलब मैथमेटिकल पार्ट वाला सॉल्यूशन ये अभी यूज किया है। देखो यही वैल्यू आई थी tan phi इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, जेड इम्पीडेंस। तो देखो यहाँ पर भी वही पार्ट हमने किया, सिर्फ शुरुआत कहाँ से की, तो हमने शुरुआत की हमारे किरचॉफ्स लॉ वाले रिलेशन के थ्रू, और फिर कहा कि आई को आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो, उनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ऐसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस में है सेकंड ऑर्डर, सो क्यू का है, दिस इज क्यू डी क्यू बाई डी टी, दिस इज डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो ये क्यू में का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, ये डेरिवेटिव्स कहता है। सो ये अगर जनरल सॉल्यूशन है तो हमने डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू हमने हमारे इक्वेशन वन में पुट की, वैल्यूज पुट की, जो पार्ट कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लिया, और फिर हमारे एडजस्टमेंट के लिए इसे z से डिवाइड किया, जहां पर z है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। अब एक रिलेशन आया, अब देखो जानबूझकर हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया है, साइन साइन फाइ इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कॉस फाइ इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। हमें पता है ये तो एक्सपांशन है कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइ का, लगे तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बट इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो देखो Vm को जगह आ गया क्यू एम ओमेगा इंटू जेड, वी एम इक्वल टू क्यू एम ओमेगा इंटू जेड, ठीक है, हमने क्यू एम इंटू ओमेगा को लिखा आई एम, तो ये वी एम आ गया आई एम इंटू जेड, और साइन ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइ। सो यहां से हमें ध्यान में आ गया
देखो cos 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। तो ये डेफिनेटली थीटा माइनस फाई रहना चाहिए, माइनस पाई बाई। ठीक है, अगर ऐसा है तो थीटा की वैल्यू रहनी चाहिए फाई माइनस पाई बाई टू, या माइनस कॉमन निकालते हैं, या माइनस पाई बाई टू प्लस पाई। माइनस भी कॉमन नहीं दिया, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी। और फिर हमें पता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज क्यू एम इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमने शुरुआत में लिया था। सो थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर आई एम रहेगा वी एम अपॉन जेड, और फिर हमने आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, जेड की वैल्यू लिख दी और tan फाई लिख दिया। तो देखो एनालिटिकल सॉल्यूशन भी वही देता है जहां पर हमारे पास फेजर डायग्राम वाले सॉल्यूशन ने दिया था। ठीक है, हाँ। अब दिस इज इंटरमीडिएट केस, और यहाँ पर आप t की कोई भी वैल्यू पुट करो उसके लिए ये सॉल्यूशन अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट। अब इसमें से एक आधा पार्ट नहीं होगा तो जो पार्ट नहीं है उसकी टर्म यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, फेजर डायग्राम इनको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। अब देखो, अब हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेना है विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। देखो हम कहते हैं system has tendency to oscillate at a particular frequency which is called as natural frequency। किसी भी सिस्टम की, नॉट ओनली इस प्रकार से एलसीआर, फॉर दैट मैटर एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स will have some kind of tendency to oscillate at particular frequency। नाही, जसं आपण म्हणू शकतो आपला स्वभाव असतो, एखाद्या प्रत्येक व्यक्तीचा एक स्वभाव असतो, वैसे हर सिस्टम की किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, if such system is driven by agency having same frequency as that of natural frequency of system, then amplitude of oscillation will be very large। Such condition is called as resonance। ठीक है, अब देखो हमारे सिस्टम के लिए, सीरीज एलसीआर के लिए अभी हमने लिखा है आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। तो ये वी एम रहेगा, जो कुछ भी वैल्यू रहेगी, जेड की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वेयर। ठीक है,
यहाँ पर हमें पता है XC है 1/ωc एंड XL है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, सो अब देखो Im will be maximum when denominator is minimum, that is XC माइनस XL ये 0 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा। सो इसमें से मिनिमम क्या हो सकता है, तो XC एंड XL ये अगर इक्वल हो गए तो ये 0 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर मिनिमम रहेगा। ठीक है, अब XC माइनस XL इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो ऐसी आ जाएगी 1/ωc इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, दैट इज ओमेगा इक्वल टू, देखो ओमेगा इधर चला गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा एंड Im विल बी मैक्सिमम। ठीक है, इसे ओमेगा नॉट हम कहेंगे। इस कंडीशन पर रेजोनेंस आएगा। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा एंड इट विल बी Vm/R। ठीक है, सो जब कोई सीरीज LCR सर्किट है वहां पर जो सोर्स पोटेंशियल है, सोर्स EMF है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये 1/√L/C अगर होगी, सॉरी 1/√LC अगर होती है तो उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। ऐसे कंडीशन को कहा जाएगा रेजोनेंस। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये कंडीशन रहेगी ओमेगा नॉट अब राइट साइड में ओमेगा नॉट से ज्यादा भी वैल्यू रहेगी और लेफ्ट साइड में ओमेगा नॉट से कम भी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा नॉट इतनी रहती है तो इस प्रकार से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मोर। ठीक है, कहाँ एप्लीकेशन है, तो इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो। आप रेडियो ट्यून करते हो मतलब क्या है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो साउंड क्लियर आती है। तो वो ये प्रकार की कंडीशन रहती है। जो सिग्नल आ रहा है उस वो
हमारे सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जैसा अगर होगा तो हमें एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये करंट का एम्पलीट्यूड है, आई एम एम्पियर। The incoming signal is received by antenna and system, that is radio, is tuned to frequency of incoming signal by adjusting। देखो, ओमेगा नॉट चेंज करना है तो क्या एडजस्ट कर सकते हैं, इस सी को अपन एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग कैपेसिटेंस। ठीक है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/L/C, सो सी की वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होगी। सो बाय एडजस्टिंग capacitance of capacitor at resonance condition, we get high amplitude and उस वक्त अपन क्लियरली इसे सुन पाएंगे या ये अच्छे से काम करेगा। अब देखो, हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि रेजोनेंस कहाँ पर मिलेगा आपको। रेजोनेंस ऐसी ही कंडीशन में मिलेगा जहां पर एक्सी और एक्सएल, दैट इज कैपेसिटेंस और इंडक्टर, ये दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसी वक्त एक्सी एंड एक्सएल ये नलीफाई हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर वाले सर्किट में या रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर वाले सर्किट में आपको रेजोनेंस मिलने वाला नहीं है। रेजोनेंस के लिए कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर ये दोनों भी चाहिए। सही है क्या? इसके लिए ये दोनों भी चाहिए।